मंच पर विराजित सभी सम्माननीय, परिवर्तन की इस लड़ाई में जिन जिन महामानवों ने अपना योगदान दिया है, उन सभी महामानवों को शतशः, महानायिकाओं को शतशः नमन करते हुए हमारे इस मुल्क की खातिर, इस देश की खातिर, इस देश की सीमाओं पर जो डटकर लड़ाई लड़ रहे हैं और -डिग्री सेल्सियस में रहकर भी अपने देश की खातिर अपनी जान तक देने के लिए आमादा है, ऐसे हमारे तमाम इकडे आणि इकडे माणसं ठेवली तर जरा बरं पडेल ना। आता इकडे दोन्हीकडे थांबा म्हणतो जरा विनंती आहे, सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे, स्टेजवर कोणाला सोडू नका आणि समोर कोणी थांबू नका। सभी वीर जवानों को, उनकी वीर माताओं को, वीर पत्नियों को नमन करते हुए इस मंच पर आज के प्रमुख अतिथि तथा हमारे मार्गदर्शक सांसद आयुष्मान थलेवा तिरुमालवन जी, इस मंच पर विराजित XMLA और शिवसेना के हमारे बुजुर्ग दगड़ू दादा सपकाल जी, हमारे दूसरे XMLA आयुष्मान बाबूराव माने जी, कांग्रेस के नेता गणेश यादव जी, साथ ही साथ शिवसेना के हमारे सम्माननीय नेता आदित्य जी के बड़े अहम साथीदार साईनाथ दुर्गे जी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार साहब, आम आदमी पार्टी, CPI, CPM, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दीपक भाऊ निकालजे, द्राविड़ मुन्नेत्र कलघम और महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दल, सामाजिक दल और उनके सभी प्रतिनिधि, डिजिटल तथा प्रिंट माध्यम के सभी माध्यम कर्मी और आप सभी भाई और बहनें, मुझे इस बात से मैं पूरी तरह से ज्ञात हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा हमारे अजीज भाई थलेवा जी को सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक है। मैं कुछ 2-3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूं। अपनी बात रखने से पहले इस मंच से महाराष्ट्र की इंडिया अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी की ओर से हम आम आदमी पार्टी के नेता सम्माननीय अरविंद केजरीवाल साहब की रिहाई के लिए उनको बहुत बहुत बधाई बात देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। पिछले 50 दिनों से उन्होंने जो न्याय की एक लड़ाई लड़ी है, पिछले 50 दिनों से इस संविधान की लड़ाई वो जो लड़ते आए हैं और तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद वहां पर भी ना रुकते हुए, ना थकते हुए कि अगर यहाँ कैदी है तो कैदियों के लिए डायबिटीज का डॉक्टर क्यों नहीं है, यह बात बड़ी पुरजोर तरीके से रखते हुए अपनी लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल साहब, हम आपका बड़ा अभिनंदन करते हैं और आपकी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आपने जो कही आज दिल्ली में बात वो 100% सही है कि अगर किसी पार्टी के 4 नेता अंदर जाए तो पार्टी शायद टूट जाती है, बिखर जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 4 नेता, संजय जी होंगे, सिसोदिया साहब होंगे, आप होंगे, इतने सारे लोगों को अंदर डालने के बावजूद आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि ज्यादा ताकत से उभर कर आई। हम साथ ही साथ अरविंद जी से और मंच पर विराजित थलेवा जी से भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे शिवसेना के बड़े अहम लीडर आयुष्मान संजय राउत साहब को जब इन लोगों ने सलाखों के पीछे कर दिया तो इनको लगा
कि राउत साहब को अगर हम सलाखों के पीछे करेंगे तो शायद शिवसेना टूट जाएगी, पर ये शिवसेना है। और हम बार बार कहते हैं कि घमंड तो अक्सर पहाड़ों का भी टूटा जाता है। मोदी का घमंड हम तोड़ने के लिए महाराष्ट्र के लोग बड़ी ताकत के साथ तैयार हैं, और हम उस दौर से भी गुजरे हैं जब कुछ लोग थे कि मोदी के एजेंट बनकर, हम जिसे महाराष्ट्र में मुनिम कहते हैं, फडणवीस साहब जैसे कुछ मुनिमों को लगा था कि अब तो शिवसेना खत्म हो गई, शिवसेना पार्टी नहीं रही। शायद फडणवीस जी भी पछतावा करते होंगे और अपने ही अंधेरे में जब एकांत में बैठते होंगे तो शायद अपने आप को थप्पड़ लगाते होंगे कि हाय मैंने इस मनहूस गरीब पे कह दिया, क्योंकि मेरे मालिक मोदी जी तो नंदुरबार में आके कह रहे हैं कि उद्धव जी आइए, मेरे पास आइए, मेरी तरफ आइए। उद्धव जी, इतने उद्धव जी छाए हुए हैं मोदी जी के सर पर कि महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी जब जाते हैं तो उद्धव जी के बगैर उनका भाषण पूरा नहीं हो रहा है। ये वही बीजेपी है जो महाराष्ट्र में और पूरे भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही थी। आप सोचिए भाई और बहनों, मैं राहुल शेवाले पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, बात ना करने की कुछ वजह भी है। आप जरा इस बात को समझिए और सोचिए कि अगर आपको आपका पूरा घर साफ सुथरा रखना है तो पूरे घर का आप कूड़ा कचरा उठाते हो और एक डस्टबिन में डाल देते हो। बीजेपी कहती है कि हमें पूरे भारत से भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है, तो भ्रष्टाचारियों को तो आपने सबको इकट्ठे किया, लेकिन कहाँ रख दिया, कौन सी डस्टबिन में रख दिया? तो बीजेपी नाम के डस्टबिन में आपने सारे भ्रष्टाचारी रख दिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक डस्टबिन बन गई है जो समूचे भ्रष्टाचारियों को जहां पर कूड़े कचरे की तरह जमा करके रखा हुआ है। और ऐसे कूड़े कचरे में हमारे यहाँ के भी 40 है जो वहां गए हुए हैं। अब 40 के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, पर हमारी बहनें जानती है कि जब हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो काउंटर पर, कैश काउंटर पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जाता है और बोर्ड पर लिखा होता है कि एक बार बेचा गया माल दोबारा बिल्कुल भी नॉट एक्सेप्टेबल। जो बिका हुआ है वो फिर कबूला नहीं जाएगा। तो हम महाराष्ट्र की जनता से पूछते हैं कि अगर बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जा सकता तो बिका हुआ एमएलए, बिका हुआ एमपी कैसे वापस लिया? क्योंकि जो बिके हुए होते हैं उनका जमीर नहीं होता है। ये धारावी की जनता इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि जिस मातोश्री ने और जिस उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जिन लोगों की एक हैसियत बनाई, जिन लोगों को शायद कोई गली कूचे में नहीं जानता था, वही लोग उन लोगों को वर्षा और सह्याद्री पर उनकी चहल पहल बढ़ गई। ये हैसियत बढ़ाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ ठाकरे और मातोश्री है। लेकिन अगर उसी ठाकरे और उसी मातोश्री के साथ ये लोग गद्दारी कर सकते हैं तो भाई हम जनता के साथ तो कभी भी कर सकते हैं। हम कैसे इन पर विश्वास कर ले? मैंने कहा कि मैं राहुल शेवाले पर बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करूंगी। कल मदर्स डे है। मदर्स डे यानी बड़ा अहम दिन, माँ और बेटी, माँ और बच्चे का मिलाप। कल एक बेटी महाराष्ट्र में आने वाली है, कल एक बेटी महाराष्ट्र में आएगी जो पिछले 3 साल से अपनी माँ के होते हुए बिन माँ की बच्ची की तरह भटक रही है पूरे भारत के अंदर। पिछले 3 साल से अपने माँ से मिलने के लिए छटपटा रही है। जो रिंकी बक्सला इंसाफ मांग रही थी कि राहुल शेवाले ने मेरा यौन शोषण किया है। राहुल शेवाले, हलेवा भाई जी, अगर आपके दक्षिण भारत में प्रज्वल रेवन्ना होगा ना तो
शेवाले है। राहुल शेवाले के खिलाफ वो फरियाद लगा रही थी और कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। दुबई ने उसे अंदर कर दिया। ताकत देखिए, क्या ताकत बढ़ गई है, कितना पैसा बढ़ गया है। पूंजीपति जो बन गया है, कैपिटलिस्ट बन गया है। वहां से बेचारी आ गई, पूरा करियर बर्बाद हो गया। वो इंसाफ मांग रही थी और उसी पर झूठे केस दायर कर लिए। पैसा बोलता है, ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। क्या कहेंगे भैया, हम तो क्या कहेंगे इन लोगों के कहने। इनके साथ अब और एक है बंदा। कौन है वो? गोविंदा। गोविंदा कभी कभार मुझे गोविंदा बड़ा अच्छा लगता था, मेरा काफी फेवरेट हीरो था, बड़ी अच्छी कॉमेडी कर लेता था। गोविंदा का एक गाना भी मेरा बड़ा अपना बहुत चहेता गाना था, मेरा फेवरेट सॉन्ग था। गाना था, आओ सिखा दूं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। अब गोविंदा को वो नचाने लगे हैं हर एक सभा में, पर गाने के बोल अब उनको बदलने पड़ेंगे। आओ सिखा दूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। इसमें छिपा है बीजेपी के सक्सेस का फलसफा। धंधा है गंदा, गंदा है चंदा, चंदे का धंधा। आओ सिखा दूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का धंधा। इसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जिन्होंने पैसे कमाए हैं और बहुत ज्यादा कमाए हैं, और वही पैसे दे देकर एमपी और एमएलए खरीदने की बात करते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने रिंकी बक्सलाफ क्या क्या जाकिया की कि पिछले 3 साल से उसकी जमानत ना हुई। आज उसका इंटरिम बेल ऑर्डर हुआ है। आज उसका इंटरिम बेल ऑर्डर हुआ है। कल वहां गोवंडी पुलिस स्टेशन पर सुबह 11:30 बजे आएगी अपनी हाजिरी देने। मैं डर रही हूं, मुझे डर है अंदर, क्योंकि मैं एक माँ हूं, एक बेटी की माँ हूं, कि शायद कल अगर रिंकी बक्सला यहाँ आई तो कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं। यह बात भरी सभा में इसलिए कह रही हूँ, पूरी मीडिया के सामने कह रही हूँ, ताकि हमारे पुलिस भाई ध्यान रखे कि कल गोवंडी में शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। कल वो अपनी माँ से मिलने वाली है, कल मदर्स डे है। बचाइए, बचाइए हमारी एक बहन को जो इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। बहनें जरा समझ ले, धारावी की जो हालत है और धारावी की जो फिक्र है, धारावी की फिक्र वही कर सकता है जो धारावी के दुख दर्द को समझ सकता है। मुक्त संवाद के माध्यम से हम आए थे धारावी में। मुक्त संवाद के माध्यम से धारावी के हर एक तबके में जाकर लोगों से मिल रहे थे। पापड़ बेल की महिलाएं थी, कह रही थी, मैंने कहा अरे आपको तो बिल्डिंगें बनाई दी जाएगी, आप बिल्डिंगों में रहिए ना। उन्होंने कहा ताई, बिल्डिंग में पापड़ का जो आटा है वो कूटेंगी कैसे कूटेंगे? अगर 5 साल लगातार कूटते रहे तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। पापड़ अगर बेल लिए तो सुखाएंगे कहाँ ताई? पापड़ सुखाने के लिए जगह कहाँ है? हम कुम्हार गली में गए थे, जहाँ पर मटके बना रहे थे हमारे भाई बहन। कह रहे थे ताई धूप नहीं मिलेगी तो मटका कहाँ सुखाएंगे, मटका कैसे बनाएंगे? बारिश के दिनों में क्या होगा ताई हमारा हश्र? कितने ही लोग हैं। ये धारावी एक मिनी इंडस्ट्री है ये धारावी, लेकिन इस धारावी पर नजर किसकी है? इस धारावी पर नजर है हमारे मोदी जी के अहम दोस्त की। वो अहम दोस्त जिनके बारे में बौखलाकर 2 दिन पहले हमारे मोदी जी ने बात की और कहा अरे कांग्रेस तो अदानी अंबानी का नाम लेना भूल गई है। क्या अदानी अंबानी ने बोरिया भर भर के पैसा दिया है? अरे वाह मोदी जी, आपको कैसे पता चला कि पैसे बोरियों में आते हैं? भला आपको कैसे पता चला मोदी जी कि चोरी का पैसा है? और अगर मोदी जी आपको पता है कि पैसा चोरी का है तो ईडी उधर क्यों नहीं भेज रहे हैं? भेजिए ना। काहे ईडी के लोग बैठा के रखे हैं आपने? भेजिए अदानी अंबानी की तरफ ईडी
क्योंकि वो अदानी अंबानी पैसे के बलबूते पर हमारे धारावी के भाई बहनों की जिंदगियां, उनके खुशहाल घर तहस नहस किए जा रहे हैं। उनको बीकेसी 2 जो बनाना है, और उस बीकेसी 2 के खिलाफ लड़ कौन रहे हैं? तो हमारी वर्षाताई गायकवाड़ लड़ती है, हमारी वर्षाताई डट कर लड़ती है, आगे आती है। हमारी एक बहन, एक बाबा साहब की शेरनी डट के सामने आती है, और उसके साथ उतनी ही ताकत से एक बहन के लिए अपना फर्ज निभाते हुए एक बड़ा ही दिलेर भाई आदरणीय उद्धव साहब खड़े हो जाते हैं। ये मशाल की लौ ऐसे ही नहीं जला रहे हैं हम। ये मशाल की लौ किसी एक सांसद को चुनने के लिए नहीं, किसी एक एमपी को बनाने के लिए नहीं। ये मशाल की लौ इसलिए जलानी है ताकि इसकी जो आंच है ना, ये आंच उधर अदानी और अंबानी को लगनी चाहिए, उस अदानी तक ये आंच पहुंचनी चाहिए। इसलिए यहाँ मशाल जलानी जरूरी है। जो लोग हमें टेकन ग्रांटेड कहते हैं और जिन लोगों को लगता है कि हमारा क्या बिगाड़ोगे, बहनें जरा ध्यान दे, क्योंकि घर के मामले में हम काफी इमोशनल होती है। तो बहनें ध्यान दे कि अगर इस बार अगर चूक गए ना, जरा भी चूक गए तो हाथ धोना पड़ेगा। इतने सालों की हमारी बसी बसाई जिंदगियां, हमारी खुशहालियां, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो बोले उधर जहाँ नमक बनाने की जगह है हम उधर बनाएंगे। क्यों? हमारा बचपन यहाँ गया, हम यहाँ के स्कूलों में पढ़े, हम यहाँ खेले, हम यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर परवरिश हुई, यहीं पर हम में से कितनों ने आखिरी सांस ली, यहीं के किसी स्मशान घाट पर हमारे अंत्य संस्कार हुए होंगे। आप हमें यहाँ से खदेड़ देना चाहते हो, किसकी खातिर? अदानी की खातिर। तो हम कहते हैं कि उस अदानी के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस अदानी के खिलाफ बड़ी ताकत के साथ सीना तान कर यहाँ पर खड़े हैं आदरणीय उद्धव साहब, जो डट कर लड़ेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए बहनों, आपका साथ चाहिए भाइयों। आज की तारीख में यहाँ 3 चरण का चुनाव हुआ है। खलेवा भाई जी, महाराष्ट्र के अंदर 3 चरण का चुनाव हुआ है, और जिस तरह के एनालिसिस की जा रही है, आलोचक और विश्लेषक बता रहे हैं कि ये पूरा इलेक्शन बीजेपी के हाथ से छूटता जा रहा है। तभी तो मोदी जी बौखला गए हैं, कभी मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं। किसने छीने हमारे मंगलसूत्र? मोदी जी, हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद करके यहाँ मंगलसूत्र आपकी विचारधारा ने छीने हैं। 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से यहाँ रोजगार नहीं है। हमारी कितनी ही माएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी नौकरियों की अर्जियां भरने के लिए अगर पैसे नहीं, तो मंगलसूत्र को गिरवी रखते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई कर रही है। मोदी जी, मंगलसूत्र किसने छीने हैं जरा बताएं। फिर उनको लगा कि अरे यार ये तो पैतरा नहीं चल रहा है, तो कुछ और पैतरा करता हूँ, तो बोलने लगे असली और नकली शिवसेना, हम नकली है। तो मोदी जी को बताना पड़ेगा, मोदी जी अगर ये शिवसेना आपको नकली लगती है ना, तो जब जब कभी सीटों के बंटवारों की बात होती थी, जब हमारे वंदनीय बाला साहब भी थे और सीटों के बंटवारे की बात होती थी, तो क्या होता? अडवाणी जी होंगे, अटल जी होंगे, मातोश्री पर आते थे। मुंडे साहब होंगे, गडकरी जी होंगे, मातोश्री पर आते थे। उनके बाद उद्धव साहब ने बागडोर थाम ली। तो उद्धव साहब से बात करने के लिए मोदी होंगे, शाह होंगे, फडणवीस होंगे, या उनके झंगुर मंगुर लोग होंगे, सारे मातोश्री पर आते थे। अगर लगता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है, तो काहे टेमी नाके पर नहीं गए? काहे टेमी नाके पर जाकर सीटों के बंटवारे की बात नहीं की? अगर एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है, तो एकनाथ शिंदे को
इतना तक हक क्यों नहीं दिया कि बाकी सीटों का छोड़ दीजिए, पर कल्याण में उन्हीं के पुत्र की उम्मीदवारी श्रीकांत शिंदे को प्रत्याशी डिक्लेयर करने की तक अनुमति आप लोगों ने नहीं दी। आप बात करते हो नकली और असली की, लेकिन खैर छोड़िए। तो आप क्या कहने लगे हैं? अब कहा उन्होंने कि मेरी और उद्धव जी की काफी मित्रता है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक प्रेस रिपोर्टर को बुलाते हैं और कोपचे में इंटरव्यू कराते हैं। इनके 56 इंच सीने में इतनी हिम्मत नहीं है कि 100-150 प्रेस पत्रकारों को बुला ले और इकट्ठे इंटरव्यू दे दे, इतनी हिम्मत नहीं है। एक को बुलाएंगे, कोपचे में इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू कौन करेगा? इनकी चहेती ओम अंजना कश्यप, या इंटरव्यू कौन करेगा? तो अक्षय कुमार। और विश्वगुरु को कितना कठिन सवाल पूछते हैं, इतना कठिन सवाल विश्वगुरु के लिए। सवाल क्या है? मोदी जी जरा ये तो बताइए, आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं? भाई इतना कठिन सवाल तो मैंने यूपीएससी में भी नहीं सुना कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हो कि चूस कर खाते हो। एक को इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू देते हुए क्या कहा मोदी ने? कहा कि उद्धव जी से मेरी मित्रता है और मैं रश्मि वहिनी से बात किया करता था, फोन पर बीमारी का हालचाल पूछा करता था। मैंने वहिनी से बड़े अदब से पूछा कि वहिनी ये जो बता रहे हैं क्या यह सत्य कथन है, सच्चाई है इसमें? तो वहिनी बस यूं ही मुस्कुरा दी और वहिनी कहने लगी कि अब जाने दो, बोले क्या ऐसे लोगों के फिजूल नहीं, चलो मैं इस पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि इतने झूठे लोग हैं और मक्कारी इतनी भरी हुई है इनमें कि इन पर क्या बात करनी है। आप सोचिए, अगर ये कहते हैं कि उद्धव जी मेरे मित्र है, तो ऐसी कौन सा मित्र होता है कि अपना मित्र मृत्यु शैया पर है, उसको एक बड़ी संगीन बीमारी ने जकड़ कर रखा है, वह मृत्यु शैया पर है, और तभी उसके पीठ में खंजीर भोंक कर उसका पूरा राजपाट छीनने का आप एक षड्यंत्र करते हो। ये कौन सी मित्रता है मोदी जी? शायद ये मित्रता होगी आपके गुजरात में। ये मराठा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले का है। यह महाराष्ट्र छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का है। यह महाराष्ट्र क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद सालवे का है। यह महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाई, माँ रमाई, फातिमा भी शेख का महाराष्ट्र है। यहाँ दोस्ती की खातिर जाने कुर्बान करते हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि अरे कुछ नहीं हो जाए, जब तक उद्धव साहब को फिर उसी मकाम पर नहीं ले जाते, हटेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। तो आप क्या कहने लगे? अब नया बयान आया कल और कहने लगे हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। क्यों? आप लोगों को कंफ्यूज करना है, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अरे उद्धव साहब तो मेरे साथ आ सकते हैं। क्यों भ्रम पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे महाराष्ट्र में तो इतनी तोड़फोड़ की राजनीति हुई कि इस तोड़फोड़ की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से निगेटिव इमेज बना डाले हैं। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो अब क्या करें? गुडविल किसके साथ है? तो गुडविल उद्धव साहब के साथ है, गुडविल पवार साहब के साथ है, तो चलो गुडविल शेयर कर ले। गुडविल शेयर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें, शिवसेना के एक बड़े जिम्मेदार पद पर रहकर ये बता दें कि जिन लोगों ने 10 सालों में महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों ने 10 सालों में महिलाओं का आदर नहीं किया है, फिर वो प्रज्वल रेवन्ना हो या यहाँ का राहुल शेवाले हो, जिन लोगों ने महिलाओं का आदर नहीं किया, जिन लोगों ने किसानों के माल का मूल भाव नहीं किया, जिन लोगों ने यहाँ के बेरोजगारी को नहीं रोका, ऐसे लोगों के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कतई 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 नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। और हम आपको बता दें, वो बुलाती है, जाने का नहीं, वो बुलाती है
मगर जाने का नहीं, इतना ध्यान में रखना है। और ध्यान में ये भी रखना है कि जो लोग बोल रहे ना पापा वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। अगर तुम्हारा पापा वॉर रुकवा सकता था तो पुलवामा में 400 किलो का RDX आया, वो क्यों नहीं रुकवाया? अगर तुम्हारा पापा वॉर रुकवा सकता था तो महंगाई क्यों नहीं रुकवा दी? अगर तुम्हारा पापा वॉर रुकवा सकता था तो बेरोजगारों के ये जो बढ़ता रेट है वो क्यों नहीं रुकवाया? भाई और बहनों, विनती करते हैं, मशाल क्यों जलाना चाहते हैं? इनकी इश्तिहारबाजी में ना जाए। हम बार बार कह रहे हैं सभी युवकों से, बहनों से, भाइयों से कि इश्तिहारबाजी किसकी होती है? आप नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेज़न देखते हो, और नेटफ्लिक्स और अमेज़न पे जो इश्तिहारबाजियां आती है, क्या किसी किताब के इश्तिहार आते हैं? क्या किसी जिम इक्विपमेंट के आते हैं? अपनी सेहत के लिए जो अच्छा है क्या उसके इक्विपमेंट आते हैं? तो नहीं। तो कहा इश्तिहार क्या आएगा? जंगली रमी पे आओ ना महाराज। इश्तिहार क्या आ रहा है? बोलो जुबा केसरी। इश्तिहार क्या आ रहा है? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और बैक पाइपर। कुछ समझ में आया? इश्तिहार बुरी चीजों का होता है। इश्तिहार इस देश की, हमारी सेहत के लिए हानिकारक चीजों का होता है। मोदी जी इस देश की सेहत के लिए हानिकारक है। मोदी जी इस देश की सांप्रदायिक वातावरण के लिए हानिकारक है। इस देश की सांप्रदायिकता को अगर बचाना है, हर एक जाति धर्म को अगर बड़े ही प्यार से इकट्ठे भाइयों की तरह रहना है, तो मोदी जी की इस बहुत ही गलत सोच को हराना होगा। और इसी गलत सोच को हराने के लिए चाहे DMK हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, CPI हो, CPM हो, शेतकरी कामगार पक्ष हो, और हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इसी गलत सोच को हराने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को यह आपका जो वोट है, एक उंगली एक परिवर्तन कर सकती है। यह एक आपका वोट ना सिर्फ अनिल भाऊ को वहां पहुंचाएगा, बल्कि धारावी के मुद्दों को बहन वर्षा ताई का भाई बनकर, बहन वर्षा ताई ने जो दिले महसूस किया है, उनके जज्बातों को, इस धारावी के हर एक समस्या को संसद में रखने की जो होड़ करेंगे अनिल भाऊ, उसके लिए यह वोट होगा। यह लड़ाई गद्दारी के खिलाफ खुददारों की लड़ाई है, यही बताने के लिए यहाँ पर है। मैं काफी वक्त से बात कर रही हूँ और मैं आप ही की तरह बहुत इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि उनकी बात सुनूं। अपनी बात को विराम देने से पहले जरा यह बता दूं कि किसी की भी भावनाओं को आहत करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, किंतु फिर भी अगर मेरी बातों से कोई भी अगर आहत हुआ हो, किसी को भी गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो ऐसे सारे महानुभावों की, खैर मुझे पता है कि आप लोगों को तो बुरा नहीं लगेगा, आपकी भावनाएं तो आहत नहीं होगी, लेकिन कुछ खबरें होते हैं और खबरों की ज्यादा भी कुछ नहीं होती है। इसलिए 30, 60, 90 हाथ बिरयानी इतना ही होता है भैया। जो कहेंगे अरे राहुल शिवाली साहब सुना क्या, उसने क्या बोला, अभी निकालिए 90। तो ऐसे जितने भी खबरें हैं, शायद अगर उनको बुरा लगा हो तो उनकी या किसी एक की मैं बिल्कुल ही माफी नहीं मांगूंगी। मैं अपनी बात पर बिल्कुल पुख्ता तरीके से, अपनी बात पर मैं अटल हूँ। बोलकर अपने शब्दों से मुकर जाने के लिए मैं कोई एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार नहीं हूँ, मैं सुषमा अंधारे हूँ। फिर एक बार 20 तारीख को मशाल को वोट करने की अपील करते हुए आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। जय भीम, जय शाहू, जय जिजाऊ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।